हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट परीक्षा हुई थी उसके सीडीपी भाग के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। कौन कौन से प्रश्नों को पूछा गया था एक बार उन सभी को देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी कक्षाएं आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। ऑप्शन है अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में एवं मूल्यांकन में। तो फ्रेंड्स, ये समावेशी कक्षा में चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अधिगम में भी किया जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में भी, सहायता के प्रावधान में भी एवं मूल्यांकन में भी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। लेखन वैकल्य, श्रवण में कठिनाई, दृष्टि की आंशिक हानि, रंग दृष्टिहीनता। तो जो अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत लेखन वैकल्य नहीं आता है, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर, उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों का तरल जोड़ है। तो इसमें जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसी के स्कीमा को बदलकर एक पर्यावरण के अनुकूल उसको ढालना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की नहीं, ये नहीं है। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। जी, जो NEP 2020 है वो आकलन में स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करती है। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है, भी आ जाएगा। प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, जी ये भी आ जाएगा। समझने का नाटक करना, नहीं, समझने का नाटक क्यों करना है, ये गलत हो जाएगा। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो A एंड B, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना। छठा प्रश्न है, अभिकथन और कारण से। अभिकथन बोलता है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण इसका क्या बोल रहा है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो अभिकथन ठीक है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावात्मक विकास प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। अभिकथन भी ठीक है और कारण भी इसका ठीक है। तो A और R दोनों सही है। A की R सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अभिकथन और कारण से। अभिकथन बोल रहा है कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। और इसका कारण बोल रहा है कि स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो इसका अभिकथन ठीक है कि कहानी और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में दिखाया जाता है, और जबकि महिलाओं को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि द्वितीयक सामाजिकरण की शक्तिशाली माध्यम है। तो इसका अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। A R दोनों सही हैं। A की R सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आठवां प्रश्न है,
एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस प्रकार केंद्रित हो। इसका पहला ऑप्शन है कि एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। किसी भी कक्षा में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, ना ही तुलना करनी है। पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा बोला कि सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। चलो इसको देखते हैं। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करना, नहीं ये भी नहीं। अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, नहीं ये भी। दूसरा ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। 9वां प्रश्न है फिर अभिकथन और कारण से। अभिकथन बोल रहा कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है, पठन वैकल्य से जो जूझ रहे होते बच्चे, उन्हें ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है और वे शब्दों को डिकोड नहीं कर पाते। क्योंकि कारण बोल रहा है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। हाँ, ये तो है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता से आगे बढ़ने पर प्रोत्साहन मिलता है और उनको लाभ होता है, परंतु ये अभिकथन का कारण सही नहीं जुड़ रहा है। यहाँ ऊपर अभिकथन में पठन वैकल्य को बता रहा और नीचे उसकी रुचियों के बारे में बताया, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दोनों सही, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, आया क्या 10वां था। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। नेगेटिव पूछा है, युक्त नहीं पूछा है। तो पहला क्या है कि समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना। जी तार्किक शक्ति का प्रयोग करना, परंतु हमें नेगेटिव पूछा है। फिर बोल रहा कि प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव। अगला क्या था, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना। जी ये भी पॉजिटिव है, परंतु हमें नेगेटिव चाहिए। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, ये भी ठीक है, एक ही। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11वां था अभिकथन और कारण से। मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र को विकलांग है, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। और इसका कारण क्या बोल रहा है, क्योंकि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। जी ये अभिकथन भी ठीक है और कारण भी इसका सही जुड़ रहा है कि क्योंकि आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो उनके परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है। तो नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। जी नई सीख जो है वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, सही है बात। फिर बोल रहा कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। आगे क्या बोल रहा है कि सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। ये भी ठीक है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं, भी ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। नहीं, सामाजिक में रहकर ही छात्र जो है सीखता है और आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर दूसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से। माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए उनके भावनाओं के बारे में लिखने और चिंतन करने के लिए, क्योंकि भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। इसका कारण भी ठीक है, अभिकथन और इसका कारण ठीक है। तो चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। 15 प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चे तभी सीखते जब बाहरी रूप से प्रेरित हो। जी ये ठीक है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है। ये नहीं आएगा, ये गलत है। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। नहीं, ये भी नेगेटिव है। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बच्चों में दुनिया को समझने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वे
अपने अनुभवों से सीखता है। ये चौथा ऑप्शन ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो यही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ठीक है। 16वां प्रश्न है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? स्वानुभाविक और कार्यात्मक स्थिरता, नहीं, स्थिरता नहीं। कलन विधि अनुक्रिया समुच्चय, ये भी गलत। स्वानुभाविक और अनुक्रिया समुच्चय, नहीं, ये भी गलत। स्वानुभाविक और कलन विधि, चौथा ऑप्शन ठीक है, ये स्वानुभाविक और कलन विधि। 17वां प्रश्न है अभिकथन और कारण से। इस बार अभिकथन और कारण बहुत पूछे थे। अभिकथन बोल रहा है कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। जी, ये ठीक है कि विविधता में और समावेशन द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार होता है। कारण क्या बोल रहा है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता नहीं। विभिन्न परिस्थितियाँ तो बाधा नहीं डालती, तो ए अभिकथन तो ठीक है, परंतु कारण गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत। 18वां प्रश्न था, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन बढ़ता है जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? विकासात्मक प्रक्रिया नहीं, मासिक धर्म नहीं, यौवन नहीं, वृद्धि में तेजी, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि वृद्धि में तेजी होती है। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन, अपनापन, जी ये ठीक है। डर नहीं आना चाहिए। अस्वीकृति भी नहीं आनी चाहिए। सुरक्षा, यदि अपनापन और सुरक्षा हो तो जो विद्यार्थी है वो अधिक अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए। ए एंड डी ठीक हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कर रही है। वे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ्य योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन एक है कि शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। नहीं, शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान नहीं, क्योंकि उसमें कुछ विशिष्ट विद्यार्थी होते, कुछ सामान्य विद्यार्थी होते, एक समान चुनौती नहीं देनी चाहिए। फिर बोला कि शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थियों के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जी ये ठीक है कि बच्चों के जो समझ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं? विभेदित निर्देशन, जी। मानकीकृत तो नेगेटिव पॉइंट ही नहीं आएगा। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, ये ए एंड सी ठीक हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? ये हमारे पठन वैकल्य से आते हैं। अभिकथन और कारण है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। नहीं, बचना नहीं चाहिए, बल्कि और प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिकथन तो गलत हो गया। कारण तो क्या ही, अब देखते ये सही है गलत। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, नहीं, सीखना जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। दोनों अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब निपुणता हासिल करने की बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। गलत, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बोला कि नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तुओं से पूरी तरह से अलग होती है। नहीं, ये भी गलत। उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। ये ठीक लग रहा है। चौथा देख लेते हैं। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, ये भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन ही ठीक है। 25वां प्रश्न बोल रहा है अभिकथन और कारण से। अभिकथन बोल रहा है कि हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण,
और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। ये तो ठीक है, अभिकथन तो ठीक है। तो इसका कारण क्या बोला कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया पर विकास का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये भी ठीक है कि पर्यावरण और आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। अभिकथन ए आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 26वां प्रश्न है, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? एकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, ये ठीक है। दूसरा ठीक है कि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के आधार पर के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। 27वां प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? पहला वर्ग, विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, गलत। समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, नहीं, ये भी गलत। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जी। किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, समकक्षों का समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। तीसरा ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि सीखने के लिए संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रित हो, नहीं, विषय पृथक नहीं होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है, ये भी गलत। कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं, नहीं। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है, जी, ये ठीक है कि सीखने के लिए संरचनावादी उपागम जो है कि गतिविधियों परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा पर अभ्यास कर रहा है। सामूहिक एकालाप, नहीं। कार्यात्मक स्थिरता भी नहीं है, आत्मसातीकरण भी नहीं है। आलंबन स्कैफोल्डिंग का उपयोग कर रहा है ये। अंतिम प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नहीं, ये भी नहीं आएगा। मूर्त में भी नहीं होते। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक, संवेदी भी नहीं आते, ये होते औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 प्रश्न जो 8 फरवरी को पेपर 2 पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। सभी अपने स्कोर देख सकते हैं कितने कितने आए हैं, और जल्द ही हम कक्षाओं को भी आरंभ करेंगे, ये प्रश्न पत्र जब हो जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।